हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। विल सी आज हम देखेंगे चैप्टर ग्लोबलाइजेशन का पार्ट 3। अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इस चैप्टर का टेस्ट भी देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ऐप और सर्च बटन पे एग्जाम प्रूफ जैसे ही आप लिखेंगे आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। लेट्स स्टार्ट विद इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो इंडिया का और ग्लोबलाइजेशन का क्या रिलेशनशिप रहा है हम यहीं पर देखने वाले हैं। इंडिया ने क्या एक्सपीरियंस किया है। देखो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर तुम लोगों को पता है ब्रिटिशर्स यहाँ थे और उनका सोल मोटिव था अपना फायदा करना। उनको इंडियंस से कोई मतलब नहीं था, भाड़ में जाए। तो अब उन्होंने क्या किया, इंडिया को तो एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल्स और प्राइमरी गुड का, और कंज्यूमर बना दिया फिनिश्ड गुड्स का। इंडिया तो ब्रिटेन को कुछ भी चीज बनने के लिए जो पीछे का कच्चा माल होता है वो बेचता था, और बदले में ब्रिटेन क्या करता था, उस कच्चे माल को एकदम सही वो फॉर्म दे करके वापस से इंडिया में बेचता था। अब कच्चा माल हमेशा जो होता है वो कम कीमत का होता है बजाय फिनिश्ड गुड्स का। इंडिया तो भेजता था धागा यहां से और बदले में वहां से फैब्रिक बन के आ जाता था ब्रिटेन से। तो वहां पर तुम्हें पता ही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितनी अच्छी हो गई थी, मशीनें वशीनें आ गई थी उनके पास। तो इंडिया को इस तरह से यूज किया था ब्रिटेन ने। अब इसका एग्जाम्पल तुम इस तरह से ले सकते हो, मान लो तुम्हारी एक कंपनी ऐसी है जो कि एक्चुअली में यूं तुम मान लो कपड़ा जो होता है ना वो बनाती है, वो कोई ड्रेस नहीं बनाती, वो कोई कपड़ा बनाती है। तुम कंपनी ए हो, तुम किसी और कंपनी को अपना ये जो कपड़ा बनाया हुआ वो बेचते हो कंपनी बी को। कंपनी बी उसकी अच्छी खासी ड्रेस बना के उस कपड़े की और तुम्हें वापस भेज देती है। तो ऑब्वियसली तुमने जो बेचा है उस कंपनी को वो कम कीमत का होगा बजाय उसके जो तुमने उससे खरीदा है। तो यही इंडिया के साथ हो रहा था कॉलोनियल पीरियड में। अब हम आगे इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट जब हुआ तो हमें ये पता चला हमारे साथ तो बहुत नुकसान हुआ है। हम लोगों ने ये सोचा हम दूसरों पर अब रिलाय नहीं करेंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और ये भी कोशिश नहीं करने देंगे बाहर के लोगों को कि वो हमको एक्सपोर्ट करें। हम लोग खुद बनाने की कोशिश करेंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इस मामले में। और इसके साथ ही हमने प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज अपनाई। कैसे अपनाई? हमने अपने प्रोड्यूसर्स के लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की कि जिससे वो ग्रो कर सके। अब देखो अगर हमारे को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट आता दूसरी कंट्रीज से, हम सारा मटेरियल इंपोर्ट कर रहे होते, तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो इंडियन प्रोड्यूसर्स से ना खरीद के जो इंपोर्ट का माल आ रहा है, जो ग्लोबल प्रोडक्ट आ रहा है, ऑब्वियसली वो वही लेंगे क्योंकि वो वही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा अच्छा होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लोग नए हैं और अफोर्डेबल भी वो ज़्यादा होगा। तो प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी कंडीशन क्रिएट करने के लिए ताकि वो कुछ सीख सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सके, एकदम उनको ये मौका दिया जाए, इसीलिए हमने काफ़ी सारा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि हम वहाँ से किसी भी कंट्री को, हमारी कंट्री है जो इंडिया, उसका एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, हम इंपोर्ट थोड़ा कम करेंगे। ये थी प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। कई सारे ट्रेड बैरियर्स हम लोगों ने लगा रखे थे। लेकिन अब प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी ने कुछ एरियाज में तो ज़रूर कुछ अच्छा काम किया, लेकिन जैसे कि जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, घर मकान है, हाउसिंग है, इनको उतनी अटेंशन मिली नहीं जितनी इनको मिलनी चाहिए थी। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी नहीं थी। बिल्कुल प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन नहीं होता था, मतलब बेकार इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही थी, बहुत धीमे धीमे चल रही थी। फाइनली इंडिया ने क्या किया, 1991 में इंडिया को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे। फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे हो गए थे? हमारे पास जितना भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, हमारे पास रुपया ही नहीं रह गया था इंपोर्ट का पैसा भरने का। सिर्फ 2 हफ्तों के लिए हम इंपोर्ट कर सकते थे, उतना ही रुपया रह गया था। अब क्या किया जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया ना, हम लोग पैसा कैसे देंगे? बाहर की कंट्री से हमने
अपनी कंट्री में इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन उसका रुपया ही नहीं रह गया था। तो इस वजह से इंडिया ने ये सोचा चलो अब इकोनॉमिक रिफॉर्म करना होगा हमको। इंडिया लेके आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG की पॉलिसी। इकोनॉमिक हुए, काफ़ी सारी गवर्नमेंटल वो जो हैं फॉर्म्स एंड इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेटाइज कर दी गई, और इसके साथ ही लिबरलाइज कर दिया गया, ट्रेड बैरियर्स कम कर दिए गए, ग्लोबलाइजेशन हो गया था, बाहर की कंट्रीज को इजी एक्सेस मिल गया था इंडियन मार्केट का। और इंडियन मार्केट आज के टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है बाकी कंट्रीज के लिए, हमारी जो मार्केट है, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। So this is all the experience of India and the globalization. Then is the resistance to globalization. बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिक भी होता है, इसको रेजिस्ट भी किया जाता है, लोग इसका प्रोटेस्ट भी करते हैं। जो लेफ्ट विंगर्स हैं, जो पॉलिटिकल लेफ्ट है, देखो लेफ्ट लोग जो होते हैं ना वो मेनली वर्कर्स और मजदूरों के बारे में बात करते हैं, जो फार्मर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनका ये कहना है, वो ये प्रोटेस्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट कि जो ग्लोबल कैपिटलिज्म की वजह से ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये ग्लोबल कैपिटलिज्म दिखाता है, जिसमें गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर, जो कि एक बहुत ही छोटा सेक्शन है पूरी सोसाइटी का, वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। ये गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है। और इसकी वजह से और एक चीज़ और हुई है कि जो स्टेट है वो आपने पहले पढ़ा कि वेलफेयर स्टेट जो है वो अब एक मिनिमलिस्ट स्टेट बन गई है। जो पहले लोगों की भलाई के लिए इनिशिएटिव लेती थी वेलफेयर करने के लिए, वो एक मिनिमलिस्ट स्टेट बन गई है, उसने वहाँ से अपने हाथ खींच लिए हैं। तो जो गरीब लोग स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट थे उनका तो नुकसान हुआ। तो ये उन्हीं के फेवर में बोलते हैं जो लेफ्ट के लोग हैं। इंडिया में जो लेफ्ट की पार्टी हैं वो कई सारी आप ले सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, एंड दीज आर सम ऑफ द लेफ्ट विंगर पार्टी। देन जो राइट हैं, जो पॉलिटिकल राइट हैं, वो ये बात कहते हैं, वो ये एक्सप्रेस करते हैं कि इसके जो ग्लोबलाइजेशन है इसके पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत बुरे हैं। पॉलिटिकली उन्हें ये डर लगता है कि जो स्टेट है वो वीकन हो गई है। आपने अभी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे कि इरोजन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी, पहला जो पढ़ा था। तो राइट विंगर्स यही कहते हैं कि ऐसे स्टेट की जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है। इसके अलावा वो ये चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकली, हमको प्रोटेक्शनिज्म और सेल्फ रिलायंस पर चला जाना चाहिए, यानी कि हमको ग्लोबलाइजेशन पे नहीं बिलीव नहीं करना चाहिए, अपने प्रोड्यूसर्स पर, अपने इंडिया के प्रोड्यूसर्स पर रिलाय करना चाहिए और एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनानी चाहिए जहां पर अपने जो घर के प्रोड्यूसर्स हैं उनको फेवर। और जो राइट विंगर्स हैं वो तीसरी बात ये सोचते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है जिसको हम इतना आगे तक लेकर के चले हैं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हार्म हो रहा है। आपने पहले पढ़ा कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, एक कल्चरल होमोजेनाइजेशन होता है, तो वही चीज़ इनको भी उसका डर सताता है। तो राइट विंगर्स इस तरह से इस चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं। इंडिया में जो सबसे बड़ी राइट विंगर पार्टी है वो है बीजेपी, और यही लेफ्ट और राइट का चलता रहता है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख करके बताएंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कांग्रेस कौन सी पार्टी है, लेफ्ट विंगर है या राइट विंगर है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। अब देखो यहाँ पर मज़े की बात यह है, जितनी भी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है ये भी कई बार ग्लोबल नेटवर्क्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ग्लोबल नेटवर्क्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री में ही हो रही है ये प्रोटेस्ट, कई बार इंटरनेशनली भी होती है ये वाली प्रोटेस्ट। अब तुम ये कहोगे ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट कर रहे हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन नहीं करना चाहिए, और ग्लोबल नेटवर्क्स भी बना रहे हैं, कंट्रीज के बीच में नेटवर्क्स भी बना रहे हैं। अब ऐसा क्यों? देखो, जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट करते हैं वो ये कहते हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन से कोई दिक्कत नहीं है, हमें
उस चीज़ से दिक्कत है, उस एस्पेक्ट से दिक्कत है ग्लोबलाइजेशन के, जो कि हमें इम्पीरियलिज्म लगता है। अब अगर आज किसी भी कल्चर को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, जैसा कि आजकल वेस्टर्न कल्चर को मिल रही है, तो ये तो दूसरे कल्चर्स पर, हमारे इंडियन कल्चर पे या किसी भी कल्चर पे, जो भी जिस भी कंट्री का कल्चर है जो वेस्टर्न कल्चर नहीं है, उसके ऊपर एक इम्पीरियलिज्म ही तो हो गया। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिकली भी हम पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी इम्पीरियलिज्म है। तो ये लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। देन इन्होंने कई सारी चीज़ें की हैं, जैसे 1999 में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रल मीटिंग हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा, जिसमें ये एलिगेशन लगाया गया कि आप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, वो लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इतना इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जा रही ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में, और मेनली जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू किसकी बात होती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के ट्रेड इंटरेस्ट्स की, और डेवलपिंग कंट्रीज़ का ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। देन एक वर्ल्ड सोशल फोरम है, ये एक अनदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। अभी मैंने आपको बताया कि ये लोग भी ग्लोबली एक साथ आते हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, लेकिन ये किस ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, जिसको ये इम्पीरियलिज्म समझते हैं। ये जो वर्ल्ड सोशल फोरम है ये एक अनदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ये कई सारे लोगों को साथ लाता है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट, ताकि इस तरह के ग्लोबलाइजेशन को अपोज किया जाए। पहली जो WSF मीटिंग हुई थी वो पोर्टो एलेग्रे, ब्राज़ील 2001 में, चौथी हुई थी मुंबई में 2004 में, अभी लेटेस्ट हुई है ब्राज़ील में 2000। देन इज इंडिया एंड द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। हमारी कंट्री में हमने ग्लोबलाइजेशन को कैसे रेजिस्ट किया है। देखो, सोशल मूवमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कंट्री में, और हर जगह लोगों को सोचने में, और एक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ग्रीवेंसेस को दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का। तो इंडिया में जो ग्लोबल, वो सबसे पहले आता है कहाँ से, लेफ्ट विंग प्रोटेस्टर्स से। तुम्हें पता है लेफ्ट विंग जो गरीब लोग होते हैं उनके बारे में ज़्यादा बोलते हैं, तो वो ये कहते हैं, उन्होंने अपनी वॉइस जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू और दूसरे जो फोरम्स हैं जैसे कि इंडियन सोशल फोरम, उसके थ्रू रेज करने की, अपना ओपोजिशन रेज करने की कोशिश की है। कई सारे ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के और फार्मर इंटरेस्ट वगैरह, उन्होंने भी प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज की है। किसके अगेंस्ट, ये फार्मर ने तो बेसिक मेनली बहुत एक बड़ी प्रोटेस्ट है। आगे हम सेकंड बुक में पढ़ेंगे, हमारी जो कंट्री में एक बहुत बड़ी फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी मल्टीनेशनल की एंट्री के अगेंस्ट, और इन्होंने बहुत ज़ोर की धमकी दी थी। हम सेकंड बुक में इसको पढ़ेंगे। देन इसके अलावा एक चीज़ और, ओपोजिशन एक चीज़ का और होता है। देखो हो क्या रहा है, अब नीम है, नीम तुम्हें पता है हमारे इंडिया का कितना पुराना एक प्लांट है और जिस पर हमें गर्व है, ठीक है, मतलब वो हमारा है, लेकिन उसका पेटेंट कौन लेकर बैठा है, उसका कॉपीराइट कौन लेकर बैठा है, अमेरिकन और यूरोपियन फर्म्स। और ये सिर्फ नीम के साथ नहीं है, ऐसी कई चीज़ों के साथ है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंडिया की चीज़ होते हुए पेटेंट वो लोग लेके बैठे हैं, तो ये तो एक तरह से ये हो गया ना कि हमारी चीज़ है लेकिन फिर भी वो लोग हमारी चीज़ पे कब्जा करके बैठे हैं, तो इसने भी ऑपोजिशन क्रिएट किया है। एंड देन रेजिस्टेंस आता है पॉलिटिकल राइट की तरफ से। जो राइट विंगर्स हैं वो ये कहते हैं कि कल्चरल इन्फ्लुएंस आ रहा है वेस्टर्न का, जो आप फॉरेन टीवी चैनल जो ये केबल नेटवर्क्स प्रोवाइड करवाते हैं इनको नहीं करवाना चाहिए, ये सही नहीं है। देन वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं स्कूल और कॉलेजेस की, जो उनमें वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है ड्रेस का, वो भी सही नहीं है। तो ये कुछ राइट विंगर्स कहते हैं। मगर एक बात हमें माननी होगी कि कहीं ना कहीं हमारा कल्चर जो है वेस्टर्न कल्चर के आगे कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। वी आर, जो भी मेरे को सुन रहे हैं इस वक्त,
वी आर द यूथ्स और वी हैव टू डू समथिंग कि ये जो कल्चर है ये बचा रहे और आगे बढ़े, और इसके कंपटीशन में ला करके हमें, वेस्टर्न कंपटीशन में ला करके हमें खड़ा करना होगा. So this is the end of this video. Thanks for watching it. Stay tuned.